मैं रेफर कर रहा हूं जड़ावाला इंसिडेंट को। जलियांवाला बाग के बाद मुझे जड़ावाला इंसिडेंट मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है और जब जब मैं वो मनाजिर देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिस्ट्री में जाऊं, जरा सियासी तारीख में जाकर देखूं तो मुझे नजर आता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदान, हमारे मजहब के ठेकेदार जो क्लरिक्स हैं, क्या उन्होंने इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ किया है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे बड़े बड़े मजहबी ठेकेदार, वो हमेशा इन शोलों को हवा दे के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते रहे हैं कि कानून हरकत में आए, हम कानून हाथ में लेते हैं, खुद अदालत लगा लेते हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं और खुद ही सजा दे के किसी को हैंग भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। राजदा हूँ तो राजदा से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बां से कहूँ, ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, कौन समझाए गम के मारों को, चांद ही खा गया सितारों को। मैं रेफ़र कर रहा हूँ जड़ावाला इंसिडेंट को। जलियांवाला बाग के बाद मुझे जड़ावाला इंसिडेंट मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है और जब जब मैं वो मनाजिर देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन कीजिए, खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। कल तक हम इस्लामोफोबिया की बात करते थे कि ऑकलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर किस तरह एक शख्स ने मस्जिद में घुस के लोगों को दीदा दलेरी के साथ, ऐसे जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है, गोलियों से भून डाला है। हम उसको कंडेम कर रहे थे, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही थी। जब जब वेस्ट के अंदर कोई ऐसा मामला होता है कि कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कोई आवाज़ उठती है, हम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया का शिकार ये लोग हैं, किसी के सीने पे खंजर चलता है तो पूरी दुनिया के अंदर मजम्मत होती है, नारे बुलंद होते हैं। वो काम वेस्ट में हो या पाकिस्तान में हो, काबिल मजम्मत है। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है और लॉ ऑफ द लैंड इस पर क्या कहता है? पेशतर इससे कि कानून हरकत में आए, हम कानून हाथ में लेते हैं, खुद अदालत लगा लेते हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं और खुद ही सज़ा दे के किसी को हैंग भी कर देते हैं। जड़ावाला में जो कुछ हुआ, मैं इसकी तफसील में तो बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद चश्मकुशा हक़ाइक़ मेरे सामने हैं। 1947 सिंस क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री, लैंड ऑफ प्योर कहा गया कि ये पाकिस्तान है, पाक लोगों की जगह है, जिसमें बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ द नेशन है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अक़लियतों को यकसा मसावी हुकूक होंगे। दे आर फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, वो मंदिरों में जा सकते हैं, गिरजाघरों में जा सकते हैं, अपनी इबादत गाहों का रुख कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उन पर कोई कदगन नहीं होगा, उन पर कोई गुलामी की जंजीरें उनके लिए भी यकसा तौर पर टूटेंगी जैसे मुसलमानों के लिए हैं। मुसलमान अपने अलहदा जुदागाना तशख़्ख़ुस को बरकरार रख सकेंगे। उसी तरह पाकिस्तान में, इस लैंड ऑफ प्योर में बसने वाली जो अक़लियतें हैं, वो भी अपने राइट्स को, यानी माइनॉरिटीज़ भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगी। ये फाउंडर ऑफ द नेशन ने कहा था, ये वो प्रिंसिपल था जो ले डाउन बानिए पाकिस्तान ने किया था। लेकिन आज उसी प्रिंसिपल की धज्जियाँ हमने कुछ इस अंदाज में उड़ाई हैं कि मुझे एक कहना पड़ता है कि वाकई जंगल का कानून है। जंगल में ज़ाहिर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, और जो मजबूत होता है वो कमज़ोर के ऊपर जिस वक्त चाहे हमला कर सकता है, झपट सकता है और उसको अपनी दीदा दलेरी से निशाना बना सकता है। यही कुछ हुआ। अक़लियतें, जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया, वहाँ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं वो 5% है, सिर्फ 5%, यानी वो मीगर अमाउंट है, आटे में नमक के बराबर है। शायद यही वजह है कि लोगों ने सफाक अंदाज के अंदर गिरजाघरों को, 4 गिरजाघर बताए जा रहे हैं जिनको मिस्मार किया है, सलीबें तोड़ी हैं, जहाँ जो मसीही बरादरी है उनके घरों में घुसकर उनके सामान की तोड़ फोड़ की गई है, उनके घरों को नजर आतिश किया गया है और लोगों ने खुले आसमान तले रात गुजारी है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर जज्बा इंसानियत नहीं है? क्या दुनिया का कोई भी मज़हब आपस में बैर रखना सिखाता है? क्या कोई भी मज़हब ये कहता है कि आप दूसरे के सीने पे खंजर चलाएं? क्या कोई भी मज़हब ये कहता है कि आप उसके घर को तोड़ फोड़ का निशाना बनाएं? क्या कोई भी मज़हब ये कहता है कि आप, इवन की ईसाइयत में है कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे तमाचा रसीद करे तो तुम बायां आगे कर दो। इस्लाम तो है ही दीन अमन और आश्ती का दीन है। बुद्ध मत भी अमन और आश्ती की बात करता है। जैन मत का बानी महावीर जब निर्वाण हासिल करने के लिए जंगलों में चला गया तो उसने वापस आके मोहब्बत, अमन, प्यार और प्रेम का दर्स दिया।
जो हिंदू मत की किताब गीता है उसमें लिखा है कि 2.5 अक्षर जो प्रेम के पढ़े सो वो पंडित कहलाए। यानी दुनिया का कोई भी मजहब आपस में बैर रखना, आपस में एक दूसरे के साथ मुखासमत रखना नहीं सिखाता है, बल्कि मोहब्बत, प्रेम और प्यार का दर्स देता है। तो क्या कल जिन लोगों ने ये किया वो दीन इस्लाम पर बेआईनी ही गामजन है? क्या वो मज़हब के ठेकेदार हैं? क्या वो इस्लाम के ठेकेदार हैं? कल हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से, बुध का रोज़ था, फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट जड़ावाला जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सिनेमा चौक में ये इंसिडेंट पेश आता है। कहा जाता है कि उस जगह पर आमिर नामी एक नौजवान है जिसने कुरान पाक के औराक को फैलाया है, ज़मीन पर फेंका है और उस पर सुर्ख रंग से कुछ नाजेबा कलमात तहरीर किए गए हैं। ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर एलिजिडली हुआ है, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 100 अफराद जो हैं वो इस ब्लास्फेमी का निशाना बन चुके हैं, यानी उनको कत्ल किया गया है। और फिर जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस तरह के इंसिडेंट्स को, तो पता चलता है कि किसी का कोई ज़ाती मसला था, कोई प्रॉपर्टी का मामला था, कोई लैंड का इशू था, किसी का कोई ज़ाती दरीना दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, और उसको ब्लास्फेमी से जोड़ के उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। अब जो कल हुआ वो भी इसी आग में जले, और जो उससे पहले हुआ कुछ हफ्ते पहले बलूचिस्तान के अंदर एक टीचर को मौत के घाट उतार दिया गया, फायरिंग करके कत्ल किया गया। और उससे ज़रा देर पहले 2021 के अंदर आपको याद होगा कि श्रीलंकन बाशिंदा था जिसको सियालकोट के अंदर बेदर्दी के साथ मारा पीटा गया था और फिर मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसकी लाश यहाँ से श्रीलंका भेजी गई थी और वो देखने के भी काबिल नहीं थी जिस बेदर्दी के साथ उसको मारा गया था। और ये उन्हीं इंसिडेंट्स के अंदर एक और इंसिडेंट है। अगर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाऊं, ज़रा सियासी तारीख में जाकर देखूं, तो मुझे नज़र आता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदान, हमारे मज़हब के ठेकेदार जो क्लरिक्स हैं, जागीरदार, वडेरे, पावरफुल एलीट ऑफ दिस कंट्री, क्या उन्होंने इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ किया है, या ऐसे वाक़यात को खुद रास्ता दिया है, उसके लिए राह हमवार की है? तो हमने देखा यह है कि ये एक ऐसी आग है कि जिसको फौरी, वो कहते हैं ना कितने नादा है कि शोलों को हवा देते हैं। तो ये पॉलिटिकल एलीट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे बड़े बड़े मजहबी ठेकेदार, वो हमेशा इन शोलों को हवा दे के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज़ियाउल हक के दौर में तो इस्लामाइजेशन, मिलिट्री थ्रू इस्लामाइजेशन का नारा लगा और उसमें चंद गिरोहों को खुद इमोशनली इस्लामिक टच दे के सड़कों पर इसलिए निकाला गया ताकि एक ताले आजमा की लेजिटिमेसी बढ़ सके। उसके बाद अगर मैं बहुत दूर ना जाऊं तो मैं फैज़ाबाद धरने की एग्जाम्पल आपके सामने रखूं कि फैज़ाबाद धरना क्यों दिया गया था और फैज़ाबाद धरना क्यों दिलवाया गया था, फैज़ाबाद धरने के सहूलतकार कौन थे। आप जस्टिस काजी फाइजीसा की एक रिपोर्ट पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उस रिपोर्ट के ऊपर बेआईन ही मनोअन अमल कर लिया जाता, रादर देन कि जस्टिस काजी फाइजीसा और उनकी फैमिली को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट लिखी थी, तो मेरा ख्याल है कि मामला आज इस नहज को ना पहुंचता कि आज हमें फिर जड़ावाला के अंदर ऐसे ही एक इंसिडेंट के ऊपर बात करना पड़ रही है। अब कुछ वीडियोज़ हैं, वो वीडियोस अगर देखी जाए तो उसमें एक ख़ास जो मजहबी सियासी जमात है उसके लोग भी नज़र आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको अंदाज़ा है। वो लोग मसाजिद में जाते हैं, ऐलान कराते हैं कि आपकी मुसलमानियत कहाँ है, आप क्यों नहीं निकलते। फिर ऐसे ऐलानात होते हैं, पैदर पै होते हैं कि लोगों के जो जज्बा ईमानी है उसको ललकारा जाता है, उनको जज्बाती किया जाता है, सड़कों पर लाया जाता है। और फिर वो लोग आओ देखते हैं ना ताऊ देखते हैं, वो गिरजा घरों में भी घुसते हैं, वो मसीही बरादरी के घरों में घुस के आग भी लगाते हैं, उनके सामान को भी तोड़ फोड़ करते हैं, उनके लोगों को मारते पीटते हैं, हत्ता कि वो लोग उनके पैरों में पड़ते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हम पर रहम करो। लेकिन ये मुसलमान जिनका जज्बा ईमानी बहुत जाग चुका था, जो जज्बात की रौ में बह के बहुत ज़्यादा तैश में आ चुके थे, उन्होंने फिर कोई रहम नहीं किया। और फिर हुआ ये कि इतना बड़ा मैसेकर हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। अब सिंपल सी बात है, इस इंसिडेंट के बाद भी हम कंडेमनेशन के स्टेटमेंट्स तो देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने इसको कंडेम किया है, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको कंडेम किया है, मरियम नवाज साहिबा का मजम्मती बयान आ गया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मजम्मती बयानात दागे जा रहे हैं, और जो करता धरता है वो मजम्मती बयानात दाग रहे हैं। इसमें ना तो पुलिस कुछ कर सकी, क्योंकि पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस इसलिए नहीं कर सकती कि जो लोग सामने हैं वो बहुत ताकतवर हैं। उनको ताकतवर किसने किया है? रियासत ने किया है, जागीरदारों ने किया है, एलीट ने किया है, अशराफिया ने किया है। और किस लिए किया है? अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया है। जब पुलिस कुछ नहीं कर पाती, रेंजर्स को बुलाया जाता है। रेंजर्स ने क्या कर लिया और क्या करेगी? कुछ भी नहीं।
पाक फौज भी इस पर कुछ नहीं कर सकती है। जब जब ये लोग आते हैं, धरना वरना देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस वक्त क्या कोई इनको रोकता है? क्या उस वक्त रियासती रिट चैलेंज नहीं होती? क्या इनके मुतालबात को तस्लीम करके वापस नहीं भेज दिया जाता? ये सारा कुछ होता है। ये इसलिए होता है कि हमारी हिस्ट्री बड़ी तल्ख है और हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उसको खुद पैदा किया है। हमने खुद इसकी आबियारी की है और जो बीज हमने कल बोया था, आज वो बीज हमें काटना पड़ रहा है। पार्लियामान के अंदर रिसेंटली इसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई और जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 295 है तौहीन मज़हब के कवानीन में, 296 है, 297 और 298 है, ये तो मुतारिफ़ कराए गए थे, लेकिन इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई 1927 के इन तौहीन मज़हब के कवानीन के अंदर। और रिसेंटली जो अमेंडमेंट सामने आई उसमें ब्लास्फेमी करने वाले की जो सज़ा है वो 3 साल से बढ़ा के कम से कम सज़ा 10 साल तक कर दी गई। फिर इसके ऊपर बहुत सारी ह्यू एंड क्राई भी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर एतराज़ात उठाए गए और ये सब कुछ हुआ। पार्लियामान के फ्लोर पे लेजिस्लेशन तो की जाती है, लेकिन वो लेजिस्लेशन भी एक आई वॉश होती है और फिर हम इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स पैदर पे फ्यूचर में भी उनके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। अब सवाल बड़ा सादा सा है, क्या जड़ा वाला इंसिडेंट जो है कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो मुअत्तल की गई हैं, ना वहाँ पे कॉलेजेस ओपन है, ना यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, ना दफातर ओपन है, सारी ज़िंदगी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ हुआ है, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सेक्शन 144 नाफिज है। क्या इसके बाद हम कुछ अचीव कर लेंगे? क्या इसके बाद जो मुतल्लिका अमन कमेटियाँ हैं जिनको टास्क दिए गए हैं कि मौके पे अमन करें, सुलह जोई का रास्ता अपनाएं, जो बिशप्स हैं वो भी ज़ाहिर है बड़े तैश में हैं, मौके पर हम इस आग को तो ठंडा कर लेंगे, यानी मौके पर तो लोगों को शायद हम इस काबिल बना दें कि वो फिर से एक जो है वो ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्या फ्यूचर में हम इस तरह के इंसिडेंट्स का रास्ता रोक सकेंगे? क्या ये ज़मानत कोई देगा कि फ्यूचर में जड़ा वाला इंसिडेंट नहीं होगा? क्या कोई ये ज़मानत देगा कि फ्यूचर में कोई श्रीलंकन बाशिंदा ब्लास्फेमी के चार्जेस पर मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा? क्या फ्यूचर में कोई इस बात की ज़मानत देगा कि कोई बलूचिस्तान के अंदर कोई टीचर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा के तो वो मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा? क्या मुस्तकबिल की ज़मानत दी जा सकती है? क्या अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, यानी क्या अक़लियतों को ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है कि फ्यूचर में उनके साथ उन पर कोई ऐसा चार्ज लगा के मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और फिर उसमें एक ज़ाती दरीना दुश्मनी और मुखासमत निकली थी। तो तब तक ये नहीं होगा जब तक स्टेट खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक स्टेट को प्रिंसिपल पोजीशन नहीं लेगी, जब तक स्टेट से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे और एग्जेक्टिव यानी हुकूमत ये मिल के कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं अपनाएंगे, जब तक मैं ये मुनाफिकाना किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देखूंगा ना कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी मजम्मत कर दी है और दीगर पॉलिटिकल एलीट ने भी मजम्मती बयानात दाग दिए हैं, लेकिन इन मजम्मती बयानात जब तक सिर्फ ये कंडेमनेशंस आती रहेंगी तब तक इसका रास्ता नहीं रुकेगा, अनटिल और अनलेस इस्टेब्लिशमेंट समेत स्टेट के तमाम तर इदारे मिलकर खड़े नहीं हो जाते हैं और फिर ये और बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली इसकी मजम्मत नहीं करते हैं, डर के नहीं, यानी दबक के नहीं, बल्कि बबांगे दोहल सामने आके और लेजिस्लेशन के थ्रू और फिर ऐसा प्रेसिडेंट सेट करके कि जिसमें जिन लोगों को पकड़ा है उनको वाकई सजाएं भी हों, कल को उनको छोड़ ना दिया जाए और प्रेशर में आके ना छोड़ा जाए कि उनके लिए कोई धरना हो और फिर इक्वेटल हो जाए। तो जब तक रियासती इदारे नहीं खड़े होंगे तब तक इस तरह के वाक़यात को नहीं रोका जा सकेगा और इस तरह के कई जड़ा वाला इंसिडेंट्स होते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।